Dear students, parents and all aspiring doctors, नीट 2020 अब खत्म हो चुका है। अब अगले कुछ स्टेप्स जो अगले कुछ महीने में पेरेंट्स और बच्चों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है वो आने वाले हैं। सबसे पहले तकरीबन 3 हफ्ते 4 हफ्ते के बीच में आप उम्मीद कर सकते हैं कि नीट 2020 के रिजल्ट्स आएंगे। रिजल्ट्स आने के बाद आप तकरीबन और 3 हफ्ते तक अज्यूम कीजिए कि ये जो काउंसलिंग्स है मेडिकल कॉलेजेस के वो चलेंगे तकरीबन, और अगर सही तरीके से देखा जाए तो काफी टाइम अब लगने वाला है। बात यह है कि इन सब के बाद भी काफी बच्चे रहेंगे जो कि पढ़ने में तो काफी अच्छे हैं और एकेडमिक परफॉर्मेंस भी उनका अच्छा रहा हुआ है, बट फिर भी काफी सारे ऐसे फैक्टर्स रहते हैं, लॉट ऑफ सच फैक्टर्स व्हिच इंक्लूड समथिंग दैट वी कॉल एज रिजर्वेशन। रिजर्वेशन की वजह से इंडिया में काफी बच्चों को सीट्स नहीं मिलते हैं, उन्हें सीट्स नहीं मिल पाती है, या ये एक अनफेयर सिस्टम है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, ये सिस्टम ऐसा ही बनाया गया है। कुछ बच्चे हैं जो आगे प्राइवेट कॉलेजेस तक पहुंच भी जाते हैं इस नीट परीक्षा के दायरे से बाय गिविंग हाई डोनेशंस। मतलब जो जितने ज्यादा से ज्यादा पैसे के डोनेशंस है प्राइवेट कॉलेजेस में, वो जाहिर है कि किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए मुमकिन नहीं होता है इस डोनेशन को अफोर्ड कर पाना। इस डोनेशन के बाद भी एक लाखों रुपए का ट्यूशन फीस रहता है जो कि गहराल किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए मैं समझती हूँ कि बहुत ही मुश्किल है अफोर्ड करना। तो इन सारी चीजों के बाद स्टूडेंट्स मॉरली बहुत वीक हो जाते हैं, उनको मॉरली एक स्ट्रेस आ जाता है, and a lot of times students start feeling that they are worthless, that they are not good for anything। but ये सच बात तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे ख्याल में, और हमें इस चीज का एक सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि नीट में सफलता ना प्राप्त होने के बाद, और जब मैं ये कह रही हूँ कि सफलता ना प्राप्त होने के बाद का क्या मतलब बनता है, जैसे कि आप क्वालिफाई करते हो तो आपको अच्छे नंबर आते हैं, फिर भी आपको सीट नहीं मिलता है, तो ये तो एक बहुत ही अनफेयर सिस्टम है जिसे मैं देखती हूँ कि जिसे अच्छे नंबर आए हैं अगर, और आप नीट क्वालिफाई किए फिर भी आपको सीट नहीं मिल रही है। और भी फैक्टर्स है, फॉर एग्जांपल इंडिया में केवल 78,000 सीट्स है, और जबकि जो बच्चे नीट के फॉर्म्स फिलअप करते हैं वो तकरीबन 15 लाख है। ये तो कोई रेशियो ही नहीं हुआ ना कि जहां पे 15 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं वहां पे सिर्फ 78,000 सीट्स है, और 78,000 में भी आप रिजर्वेशन पकड़े, सिर्फ ओबीसी एससी एसटी का रिजर्वेशन नहीं है, इसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड का माइनॉरिटी का रिजर्वेशन पकड़े, आप जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका रिजर्वेशन पकड़े, तो जो अल्टीमेटली नंबर ऑफ सीट्स जो फेयरली बच जाते हैं, जो ऑल इंडिया लेवल काउंसलिंग के या स्टेट के लेवल के काउंसलिंग पे बचते हैं, वो बहुत ही कम होते हैं। तो इसके बाद भी स्टूडेंट्स को सीट्स नहीं मिल पाती है। नीट एक तरीके से आप मान के चले कि इट्स एन एग्जाम ऑफ एलिमिनेशन, नॉट एन एग्जाम ऑफ सिलेक्शन। आपको एलिमिनेट करने के लिए एग्जाम बनाया गया है, ना कि आपको सिलेक्ट करने के लिए। तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इसके बाद वो सोचते हैं कि नहीं हम फिर कोशिश करेंगे, और दे स्पेंड years after years in coaching institutes trying to fulfill that one dream. Every Indian family has at least one strength of the child of becoming a doctor, but do we really know the real cost of becoming a doctor both morally and financially? तो ये राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा डिबेट रह चुका है, पर इसके भी कुछ बहुत अच्छे सोल्यूशंस है, जैसे हमारी जो संस्था है यूरोप एजुकेशन, हम आपको यूरोप के एक ऐसे देशों में एमबीबीएस पढ़ने को ऑफर कर रहे हैं। कुछ बहुत ही अच्छी कंट्रीज है जो वर्ल्ड में अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो कि जैसे कि यूक्रेन, रशिया या आर्मेनिया। अगर हम मोटी मोटी बातें करें कि यहाँ क्यों हम आपको ऑफर करें, तो देखिए यूक्रेन, रशिया ये सब बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज है। यूक्रेन की अगर मैं बात करूं तो ये फिर एक ईस्टर्न यूरोप में एक ऐसा देश है जब सोवियत यूनियन हुआ करता था, तो ये सोवियत यूनियन का कहा जाए तो एक तरीके से बिग बॉस था। उसका सबसे डेवलप्ड इकोनॉमी बोथ इन टर्म्स ऑफ जीडीपी और टेक्नोलॉजी, साइंटिफिकली ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री था, और उसी वजह से आज भी वहां का जो स्टेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छे स्टेट में है। तो ये जो सारे देश होते हैं इनमें आपको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, जो मेडिकल फैसिलिटीज होती है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए वो ज्यादा अच्छी होती है, आपको ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, और ये सब आपको एक बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में मिलता है। अगर इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस से कंपेयर किया जाए तो फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट विल बी एबल टू गेट अ वर्ल्ड क्लास मेडिकल एजुकेशन फॉर योर चाइल्ड। कुछ अगर हम बात करें एडवांटेजेस की यूक्रेन में पढ़ने की, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से डोनेशंस यहाँ पे नॉन एग्जिस्टिंग है, यहाँ पे डोनेशंस है ही नहीं।
आप अपना केवल और केवल ट्यूशन फीस पे करते हैं, अपना हॉस्टल एक्सपेंसेस पे करते हैं, जो फूड एक्सपेंसेस है, जो आपका रोजमर्रे का जो आपका खर्चा है उसे पे करते हैं। इस दरमियान ये स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है, ये मतलब काफी लोग हमारे पास आते हैं, पूछते हैं कि बाहर की कंट्रीज है, ये यूरोप है, तो जो पॉकेट मनी है बच्चों का ये बहुत ज्यादा होता होगा, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम इंडियन रुपीस में बात करें तो 7-8 हजार में हमारे स्टूडेंट्स अच्छा खासा गुजारा कर लेते हैं। बाकी अगर हम कॉस्ट बताएं, जो यूक्रेन में जो पढ़ने वगैरह का जो कॉस्ट है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस का भुगतान करना है। ये सारी डिटेल्स आप हमारे कंसल्टेंट के पास, हमारे यूरोप एजुकेशन के काउंसलर के पास से आपको मिल सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, एकेडमिक्स वाइज अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इंडिया के कंपैरिजन में जहां पे 50-60 बच्चे एक साथ प्रैक्टिकल क्लास अटेंड करते हैं, वहीं यूक्रेन में केवल 10 बच्चे एक ग्रुप में होते हैं, उन्हीं को बस प्रैक्टिकल क्लास अटेंड कराया जाता है। इस दरमियान जो टीचर रहते हैं उनको एक मौका मिलता है कि वो हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को जाके इंडिविजुअल अटेंशन दे, तो इससे ऑब्वियसली जो नॉलेज डेवलपमेंट है, जो स्किल डेवलपमेंट है, वो ज्यादा स्पेसिफिक होता है। अगर हम मार्किंग सिस्टम की बात करें तो वहां पे एक सिस्टम है जिसे हम ECTS कहते हैं, यानी कि यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम, जिसे यूक्रेन फॉलो करता है, एंड ये एक बहुत ही यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मार्किंग सिस्टम है। इसमें मैं आपको बता दूं क्या होता है, और साथ ही साथ एक पैरेलल सिस्टम है जिसे कहते हैं हम बैलोगोना मार्किंग सिस्टम। बैलोगोना मार्किंग सिस्टम में आपको हर दिन जब आप क्लास अटेंड करते हो, तब क्लास में आपका टीचर असेसमेंट करता है 5 पॉइंट्स के ऊपर। 5 पॉइंट्स में आपको मिनिमम 3 लाना पड़ता है। अगर आप 3 लाते हो तो आप पास हो, 4 लाते हो तो आपके अच्छे मार्क्स है, और अगर आप 5 लाते हो तो आपके एक्सीलेंट मार्क्स है। अगर आप 2 लाते हो तो इसका एक रीवर्क करना पड़ता है। रीवर्क यानी देखिए, ऐसा होता है कि काफी समय, मिसाल के तौर पर अगर हम एनाटॉमी का सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो आप डिवाइड करें एनाटॉमी को, जैसे हम पहले पढ़ते हैं, तो एनाटॉमी को ऑफ हेड एंड नेक, और फिर हम पढ़ते हैं एनाटॉमी ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज, देन हाथों की एनाटॉमी पढ़ते हैं, फिर थोरैक्स का, देन एब्डोमेन का, एंड देन लोअर एक्सट्रीमिटीज। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी अपर एक्सट्रीमिटीज का एनाटॉमी है, जो वो स्टूडेंट्स किसी भी रीजन से एक दिन अगर मिस कर देता है या उस दिन वो प्रिपेयर नहीं कर पाया, तो उसको 2 नंबर आ गए 5 में से। एक तरीके से आप पकड़े तो स्टूडेंट्स ने पास ही नहीं किया उस असेसमेंट को। तो फिर अब क्या होता है, अब स्टूडेंट को आइडियली तो ये होगा कि बाकी टॉपिक्स अगर वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेता है, तो उसको एनाटॉमी ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज तो फिर प्रिपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो मिनिमम पॉइंट्स है जो पास करने के लिए चाहिए, वो तो दूसरे टॉपिक से उठा लेगा। लेकिन यूक्रेन इस चीज को अलाउ नहीं करता है। यूक्रेन में आपको क्या करना होगा कि जो आपका अपर एक्सट्रीमिटीज का एनाटॉमी है, उसको आपको रिपीट करना होगा। टीचर्स आपको एक्स्ट्रा टाइम देंगे, यहाँ पे आपको अलग से प्रिपेयर करवाया जाएगा, होम टास्क वगैरह कंप्लीट करके आएंगे, और फिर टीचर्स के पास आपको वापस से इन 5 नंबर में एक्स्ट्रा टाइम में मिनिमम 3 उठाना पड़ेगा, तो ही जाके आपको जो है अपर एक्सट्रीमिटीज के क्लास को पार कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। कोई भी पार्ट ऑफ मेडिसिन है, आपसे छूटना नहीं है, तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। और साथ ही साथ यूक्रेन में 100% अटेंडेंस का भी रूल है, तो जब तक आप बहुत ही वैलिड रीजन दिखाते नहीं है कि आपने क्यों क्लास मिस किया अपना, तब तक आपके यूनिवर्सिटी से आपको छूट नहीं दी जाती। तो क्लासेस एब्सेंट करना वहां बहुत ही बड़ा बात है। तो ये बात रही मार्किंग सिस्टम की। पढ़ाई बहुत ही अच्छी है, कुछ वर्ल्ड रिनाउंड प्रोफेसर्स वहां पर पढ़ाते हैं, मतलब काफी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे, इतने सारे नोबेल लॉरिएट्स हैं, और यूरोपियन काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट वहाँ इतने मेंबर्स हैं। वहाँ की टीचिंग फैसिलिटीज और अकेडमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ये जो कंट्री यूक्रेन है इसमें। अब हमारे काउंसलर्स आपको बताएंगे अकेडमिक जो चीजें हैं उनके बारे में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि रहता है अकोमोडेशन का। देखिए, हॉस्टल्स हमारे सारे यूनिवर्सिटीज में है जिनसे हम डील करते हैं, सारे में ऑन कैंपस हॉस्टल्स है, और सारे में हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड किया गया है। 2 सीटर, 3 सीटर, 4 सीटर्स, अगर स्टूडेंट्स आए तो 1 सीटर रूम का अरेंजमेंट करा सकते हैं। तो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, अलग अलग हॉस्टल्स अवेलेबल भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फूडिंग का।
क्या होता है। फूडिंग देखिए ऐसा है कि इंडियन फूड हर जगह अवेलेबल है एंड हर जगह हमने इंडियन मेस कैफे कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स किए हुए हैं जिससे एक मेस बेसिस में जो भी बच्चे जाके खाना खा सकते हैं और अपना घर जैसे खाने का लुत्फ उठा सकते हैं।